नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। नीतीश कुमार ने सत्यनिष्ठा के आधार पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई में एनडीए को 202 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला था। नीतीश कुमार के शपथ लेते हुए पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी। नीतीश ने उनका हाथ पकड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी ने ईश्वर के नाम पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। सम्राट चौधरी ओबीसी कुशवाहा समुदाय से आते हैं। इसके बाद लखीसराय सीट से जीते और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मंत्री पद की शपथ ली। विजय सिन्हा भूमिहार समुदाय से आते हैं। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम पद से इस बार बदलाव कर कोई नया चेहरा लाया जा सकता है। विजय सिन्हा ने आरएसएस में भी अच्छे संपर्क बनाए हुए हैं। विजय सिन्हा ने कांटे की लड़ाई में लखीसराय में अपनी सीट बरकरार रखी थी और ये संकेत दिया कि प्रभावशाली भूमिहार समुदाय में आते हैं। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ, कानपुर और मथुरा वृंदावन के समग्र नगरीय विकास मॉडल की उच्च स्तरीय समीक्षा की। बैठक में सीएम योगी ने साफ निर्देश दिया कि इन ऐतिहासिक नगरों का विकास केवल सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इन शहरों की रूपरेखा ऐसी होनी चाहिए जो स्थानीय पहचान, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक सुविधाओं का संतुलित समन्वय पेश करे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक संदर्भ भेजा है, जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित 14 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उसकी राय मांगी गई है। 13 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक दुर्लभ संदर्भ दिया, जिसमें अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित 14 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उसकी राय मांगी गई। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लगातार हड़ताल करने पर बड़ा फैसला लिया है। सूबे की धामी सरकार ने अगले 6 महीने के लिए एस्मा एक्ट लगा दिया है, यानी कि राज्य सरकार के सभी विभागों,
निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। सूचना कार्मिक ने अधिसूचना जारी की है। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पाटलिपुत्र स्थित कैंप कार्यालय में महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी को मिली हार की जिम्मेदारी खुद पर ली और कहा कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सके। हमारी सोच में कुछ गलती हुई होगी, यह जिम्मेवारी मेरी है और मैं खुद इसे स्वीकार करता हूं। जीतने वालों को बधाई देते हैं। हमारे लिए यह आत्मचिंतन का समय है। जिन लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सके उनसे क्षमा मांगता हूं। साथ ही प्रायश्चित करने के तौर पर 20 तारीख को भीती हरवा आश्रम में एक दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। साथ ही कहा कि चुनाव में हमें वोट नहीं मिला, लेकिन वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। हमने कुछ गुनाह नहीं किया। बिहार में जहां सिर्फ जाति धर्म की राजनीति होती है, वहां हमने मुद्दों की राजनीति की है। इस बार भी जो ऐसा करके जीते हैं, अब उन्हें हिसाब देना होगा। उन्होंने अपने राजनीति छोड़ने वाले बयान पर किए गए पत्रकारों के सवाल का जवाब भी दिया और कहा कि महाभारत के पांडवों के साथ भगवान थे, फिर भी अभिमन्यु को घेर कर मारा गया था, लेकिन फिर भी अभिमन्यु को मारने वालों की जीत नहीं हुई। जीत आखिरकार पांडवों की हुई थी। मैं बिहार छोड़ने वाला नहीं हूँ। 3 साल में जितनी मेहनत की है उससे दोगुना मेहनत करेंगे। पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। सामूहिक तौर पर हारे हैं और आत्मचिंतन का समय है। हम लोग भी चिंतन करेंगे। जो लोग जीत कर आए हैं उनको खूब बधाई। जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुना है, अपने लिए सरकार चुन ली है। अब नीतीश जी और भाजपा के लोगों पर जिम्मेवारी है कि बिहार में जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं, बिहार में तरक्की हो, बिहार में भ्रष्टाचार से जो जनता जूझ रही है भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ पर लोगों के लिए रोजी रोजगार हो और सबसे बढ़ के जो मुद्दा है पलायन का, बिहार से पलायन बंद हो। हम लोगों से जो गलती हुई है, जिन लोगों ने जनसुराज के विचार पर इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपके सपनों के आधार के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा हूं। आपको बता दें, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पाटलिपुत्र स्थित कैंप कार्यालय में महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी को मिली हार की जिम्मेदारी खुद पर ली। सहरसा दौरे पर पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से देश को बचा लेने का आग्रह करते हुए उनसे प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने की नसीहत दी है और बगैर कोई शर्त के बिहार में मुख्यमंत्री के बेटे निशांत के नेतृत्व में चिराग पासवान या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का आग्रह किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी नहीं संभले तो आने वाले 6 महीने तक भारतीय जनता पार्टी जेडीयू समेत सभी पार्टियों को तोड़ देगी। हम नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि कल उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं सौंपा। उन्होंने बीजेपी की चाल को अच्छी तरीके से समझ लिया है। समय रहते हुए नीतीश जी संभल गए, नहीं तो उन्हें पार्टी की सीट से गायब कर दिया जाता। लालू जी सबकी एक विचारधारा थी, बिना शर्त, बिना किसी भी कौज के आप आइए और बचाइए इस देश को। हम तो चाहेंगे चिराग जी को भी मौका है,
कि देश का प्रधानमंत्री बने नीतीश कुमार जी, यही मौका है। और कोई संभाले, युवा तुर्क जो भी संभाले, तेजस्वी जी संभाले, निशांत को आप दे दीजिए। हम आग्रह करेंगे नीतीश जी से, इस देश को बचाने के लिए आप आगे आए थे भविष्य में पहले भी, और अब इस देश के लोकतंत्र को बचा लीजिए। और इंडिया गठबंधन से हम कहेंगे कि नीतीश कुमार जी को केंद्र ले जाइए और यहां निशांत और चिराग तेजस्वी जी को बैठ करके सरकार बनाए, तय करे और इस संविधान और लोकतंत्र को बचाए। अब जरूरत है लोकतंत्र बचाने। प्रदेश सरकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। दरअसल बीजेपी जनसभाओं के माध्यम से जनता तक उनके विचार पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने कैंट विधानसभा में रन फॉर यूनिटी का जनसभा को संबोधित करते हुए मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को घर घर तक पहुंचाने के संकल्प को दोहराया और कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके विचारों को आत्मसात कर घर घर पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मोदी और योगी का संकल्प है कि सरदार पटेल के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है और हम भी इस कार्य में जुटे हैं। सरदार के संकल्पना को पूरा करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रयास करेंगे। बस्तर में नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी गई है। आतंक के पर्याय खूंखार नक्सली हिडमा और उसकी पत्नी राजे को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। उसकी पत्नी राजे को भी ढेर कर दिया गया है। सुकमा जिले में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मुठभेड़ में हिडमा और उसकी पत्नी राजे समेत कुल 6 नक्सली मारे गए। देश के कई नक्सल प्रभावित राज्यों में मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा का मारा जाना नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों की बड़ी जीत है। अब माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दी गई डेडलाइन 31 मार्च 2026 से पहले ही नक्सलवाद का समूल नाश हो जाएगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और हान अवत्रामड़ी, जिन्हें लोग औरी के नाम से जानते हैं, उन्हें मुंबई पुलिस ने समन भेजा है। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल की घाटकोपर यूनिट ने उन्हें 252 करोड़ रुपए के एक ड्रग केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया है। औरी को आज पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार ये केस मार्च 2024 का है। तब पुलिस को महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक फैक्ट्री से 126.14 किलो मैफेड्रॉन जब्त किया था। इसे आमतौर पर एमडी के नाम से जाना जाता है। इसकी कीमत करीब 252 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी केस में पुलिस ने पिछले महीने मोहम्मद सलीम सुहेल शेख नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसे दुबई से डिपोर्ट कर किया था। कर्नाटक के बेंगलुरु में दिन दहाड़े डकैती की वारदात सामने आई है। एक गिरोह ने एटीएम में कैश जमा करने के लिए नकदी ले जा रहे थे। वाहन से 7.11 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। शहर में वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। ये घटना साउथ एंड सर्कल के पास हुई। कर्मचारी एटीएम में नकदी डालने ले जा रहे थे, तभी इनोवा कार में 7 से 8 बदमाश वहां पहुंचे। उन लोगों ने खुद को आरबीआई की अधिकारी बताकर नकदी प्रबंधन टीम को धमकाया। उन्होंने बंदूकधारी और अन्य कर्मचारियों को गाड़ी से बाहर निकाल दिया। वो चालक को डेयरी सर्कल की ओर ले गए और फ्लाईओवर पर गाड़ी रोक दी। वहां लुटेरों ने नकदी अपनी इनोवा कार में रख ली और मौके से फरार हो गए।
खबर ग्वालियर से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, जिसमें ग्वालियर का एक जवान भी शामिल था। लेकिन अपने शौर्य से दुश्मनों को हराने वाला जाबाज घर में अपनी पत्नी से ही हार गया। फौजी ने पत्नी से जान का खतरा जताया है। साथ ही उसने कहा कि उसे राजा रघुवंशी नहीं बनना। देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मजा चखाने वाला एक फौजी अपनी ही पत्नी की प्रताड़ना से इतना डर गया है कि उसने ग्वालियर पुलिस से गुहार लगाई है कि वो उसे उसकी पत्नी से बचा ले। तो मुझे मारने की धमकी दे रही है, मुझे मारने की धमकी दे रही है। ग्वालियर के रहने वाले एक फौजी ने अपनी पत्नी से बचाने की गुहार लगाई। गोला मंदिर इलाके में रहने वाला देवेंद्र सिंह राजावत भारतीय फौज का सिपाही है। देवेंद्र ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि 25 अप्रैल 2025 को उसकी शादी औरैया जिले में रहने वाली वंदना चौहान के साथ हुई थी। वंदना मुरैना के सरकारी अस्पताल में नर्स के पद पर तैनात है। फौजी का आरोप है कि उसकी पत्नी वंदना ने जायदाद और प्रॉपर्टी हड़पने की नीयत से प्लान बनाकर उससे शादी की है। फौजी का आरोप है कि 25 अप्रैल को शादी के बाद वंदना ने सुहागरात के पहले उससे प्रॉपर्टी आदि के बारे में पूछताछ की। जब उसने बताया कि सारी संपत्ति मां के नाम पर है, तो नाराज होकर पत्नी वंदना ने उससे फिजिकल रिलेशन भी नहीं बनाए। 2 दिन बाद ही उसे पता चला कि पत्नी वंदना का उसके जीजा कमल किशोर के साथ अवैध संबंध है। शादी के 4 दिन बाद 29 अप्रैल को उसकी बहन अंजना ने जहर खा लिया था, जिसकी मौत हो गई। वंदना ने अपने जीजा के यहाँ जाने की जिद की तो फौजी देवेंद्र ने उसे रोक दिया। बहन के घर जाने से रोका तो उसने मायके वालों से पति द्वारा मारपीट करने की शिकायत की। उसी दिन वंदना के भाई उपेंद्र सिंह, पिता और अन्य लोगों ने आकर देवेंद्र के साथ मारपीट भी की। बाद में इस मामले की पंचायत हुई तो हकीकत सामने आने के बाद वंदना के पिता और भाई ने माफी मांग ली। मेरी समस्या ये है कि मेरे साथ धोखा किया गया, शादी के नाम पे षड्यंत्र हुआ। इसमें मेरे सास ससुर, मेरे जो साला जो पुलिस में है, वो अपनी पावर दिखा रहा। सदर थाना आगरा में इंक्लूड है, वो वहीं जॉब करता है। मेरी वाइफ 3 दिन मेरे साथ रही। मुझे फर्स्ट नाइट को मुझे पूछा गया कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, क्या है, तो मैंने बोला सब मेरी मम्मी के नाम पे। तो उससे मुझे पता लग गया कि मुझे कुछ मिलेगा नहीं। इसके लिए फिर उसने मुझे बहाना करके मारने की धमकी देके गलत बोल के फंसा के अपने भाई को बुलवा के, और जो उसका भाई पुलिस में, तीनों ने मुझे घर में घुस के मारा, मुझे मारा, मेरी मम्मी को मारा। ऑपरेशन सिंदूर होने के चलते उसे ड्यूटी पर जाना पड़ा। 17 मई को जब वो वापस लौट कर आया तो मां ने बताया कि वंदना सारे जेवर लेकर मुरैना चली गई है। देवेंद्र ने जब मुरैना अस्पताल जाकर तलाश की तो पता चला कि वंदना 15 दिन की छुट्टी लेकर आगरा गई है। वंदना को फोन लगाया तो उसने देवेंद्र को धमकाया। जब देवेंद्र ने ये बात मायके वालों को बताई तो उन्होंने वंदना को समझाने की कोशिश की। इस दौरान वंदना का जीजा कमल किशोर का कई बार फोन आया और वो धमकी देता रहा। मुझे और मेरी मम्मी का डर है कि मैं ड्यूटी पर रहता हूँ, मेरी मम्मी अकेले रहती है। वो आए दिन कमल किशोर धमकी देता रहता है, नेताओं की धमकी देता है। मैं इसको जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। कमल किशोर खुद एक डॉन है, गुंडा है वो। फौजी की शिकायत के बाद ग्वालियर पुलिस ने इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। अभी जन सुनवाई के दौरान एक फरियादी ने अपने बिगड़ते रिश्ते को लेकर शिकायत की है। उसका कहना है कि उसकी पत्नी उसके विवाह के बाद चली गई है और वो मुरैना में कहीं नौकरी करती है। दोनों के बीच में पारिवारिक विवाद है। हमने बोला है कि दोनों को बुला के परामर्श कराएंगे और उनके जो संबंध है उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। उसने शिकायत की है कि उसकी माता जी यहाँ अकेली रहती हैं और उसको डर है कि माता का स्वास्थ्य या सुरक्षा को लेकर कोई समस्या ना हो। ये भी सुनिश्चित करेंगे किसी प्रकार का कोई घटना ना हो। फिलहाल फौजी की अभी सबसे बड़ी चिंता ये है कि जब वो ड्यूटी पर होगा तो उसकी मां के साथ में कहीं वंदना कुछ गलत ना कर दे। बहरहाल इस कहानी से ये तो साबित हो जाता है कि कोई भी फौजी भले ही बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों के भले ही कितने छक्के छुड़ाए, लेकिन पत्नी की प्रताड़ना से वो भी सुरक्षित नहीं है। अमेरिका ने भारत को जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें बेचने की मंजूरी दे दी है। ये वही मिसाइलें हैं जो यूक्रेन युद्ध में रूस के बड़े बड़े टैंकों को आसानी से तबाह कर रही थी। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एजेंसी ने ये ऐलान किया।
कुल डील की कीमत करीब $93 मिलियन यानी लगभग 780 करोड़ रुपए है। जेवलिन एक पोर्टेबल कंधे पर रखकर चलाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे अमेरिका की 2 बड़ी कंपनियां लॉकहीड मार्टिन और RTX पहले रैथिनॉल मिलकर बनाती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।